तो दोस्तों आज हो गया 2 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल और असम की 59 सीटों पर गुरुवार को दूसरे फेज के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। बंगाल में कुछ हिंसा की घटना और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के बीच 80% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक बंगाल में 80.43% और असम में 74.64% मतदान हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और नंदीग्राम सीट से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। वहीं चुनाव आयोग ने भी देर शाम जारी अपने बयान में ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला कभी उनके सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी से है, जो भाजपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम के बोयल में बूथ नंबर 7 के बाहर बैठी ममता बनर्जी ने कहा था कि हम सुबह से चुनाव आयोग में 63 शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इसे लेकर अदालत जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर है और पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। उन्होंने जयनगर में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में बंगाल में हुए शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान में लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले लोग बंगाल के कह रहे थे कि बीजेपी इस बार 200 सीट पार कर जाएगी, लेकिन पहले चरण जिस तरह की दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है उससे ये साफ है कि जनता की आवाज़, ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत की आंकड़ा 200 के पार जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि धमकी और गालियां देने वाली दीदी कह रही है कूल कूल, दीदी तृणमूल कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों गरीब को सशक्त बनाने की बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप बड़े कारोबारों में पैसा लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी, लेकिन ये होता ये है कि सब बड़े कारोबारी पैसा खुद ले लेते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने वायनाड के मनंतवाड़ी और सुल्तान बतेरी इलाके में रोड शो भी किया। कलपेटा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास आर्थिक संकट को दूर करने का समाधान है। उन्होंने कहा कि केरल की अर्थव्यवस्था चालू करने के लिए हम न्याय का विचार दे रहे हैं। इससे न सिर्फ गरीबों को मदद मिलेगी बल्कि केरल की अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी और नौकरियों का सृजन आरंभ हो जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर सूबे के मुखिया सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सीएम नीतीश पर जानबूझकर 3000 करोड़ रुपए का घोटाला करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कुशासन और लूटतंत्र किस कदर हावी है, इसकी असलियत जानने के लिए पिछले 10 सालों की सीएजी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएजी ने सृजन घोटाले के बारे में सालों पहले से आगाह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सब जानते हुए भी 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लूट होने दी। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि सालों साल से सारे विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए, खजाने में भारी लूट मची है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में चल रही 20,000 करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब सीधे उनके संरक्षण में होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। सभी घोटालेबाज और माफिया के मुख्यमंत्री आवास तक सीधी पहुंच कैसे है। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी पर क्या कहें, पूरा देश जानता है कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर साधा है निशाना। मैं आज से कह रहे हैं बीजेपी को रोकना है तमिलनाडु में, इसलिए डीएमके को वोट दो। आपका फैसला है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। किसको वोट देना वो आपका फैसला है। मेरा काम यह है कि आपको हकीकत बताऊं और बताकर जाऊंगा मैं यहां से। उसके बाद आप जाने, आपका फैसला जाने। डीएमके ने सपोर्ट किया था 30 अप्रैल 2002 को। क्या ये बात सच नहीं है मेरे भाई कि जब इसी लोकसभा में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बिल आया, क्या डीएमके का उसके खिलाफ मैंने डिवीजन मांगा, वोटिंग किया। यहां से आपने 38 एमपीज को डीएमके लेड कॉम्बिनेशन को कामयाब किया, एक ने भी वोट नहीं दिया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया था, सिर्फ 6 वोट मिले मुझे। क्यों नहीं दिया डीएमके और कांग्रेस के एमपीज ने?
ये तमिलनाडु का इलेक्शन तो नहीं था नापाल लोकसभा में, ट्रिपल तलाक का बिल आया, मैं डिवीजन पूछा कौन क्यों वोट नहीं दिए, पूछो इनसे आप। वोट देना था ना बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हम डिवीजन पूछे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल आया, मैं उसकी मुखालिफत किया, डिवीजन पूछा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ किया, डीएमके अब कांग्रेस के साथ है, और वही यूएपीए का कानून पूरे मुल्क में सेकंड हाईएस्ट केसेस अगर कहीं बुक होते हैं तो तमिलनाडु में बुक होते हैं। 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल बच्चों को जेल में डालकर उनको सजा दिया जाता है। ये सेकुलरिज्म है। आप खुद सोचो इस बात को, क्या ये सेकुलरिज्म रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अब हमारे को यहां पर इलेक्शन है। याद रखो मेरी इस बात को आप, जिस दिन डीएमके को भी नजर आएगा कि हम अपने मेजॉरिटी वोट्स को से हाथ धो रहे हैं, वो आपको यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देंगे। याद रखो, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जहां आपकी जरूरत पड़ती आपकी बड़ी तारीफ करते, और जब आपकी जरूरत नहीं रहती आपको पोंछ के फेंक देते हो लोग। इसीलिए अपनी अहमियत को समझो आप। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये पूछो अपने आप से आप। मुझे शिकायत डीएमके से नहीं है, मुझे शिकायत करना है तो आपसे करना है। मेरा हक बनता आपको बोलना। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं यकीनन तमिलनाडु की सरजमीन से नहीं हूं, मगर मेरा और आपका रिश्ता वो रिश्ता है जो खून से बड़ा रिश्ता है, जिसको दुनिया की ताकत कभी नहीं तोड़ पाएगी। उस रिश्ते की बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं, बताइए आप। मैं उस रिश्ते की बुनियाद से आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे इन सवाल का जवाब कौन देगा? 6% मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है तमिलनाडु में और 11% जेल में। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ आप। और फिर आपको आ जाएगा 6 तारीख से पहले फोन आ जाएगा, नहीं नहीं कोई बड़े आदमी बोले सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। वो बच्चे जो जेल में सड़ रहे हैं उनको कौन पूछेगा? आपको मालूम पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में कहां पर है? सेकेंड हाईएस्ट तमिलनाडु में 24%। 24 मुस्लिम्स आर आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन तमिलनाडु। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और आपका मामला यह है कि आप बोलते सऊदीन ओवैसी साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपका हर स्पीच सुनते, हम आपका हर डिबेट टीवी में सुनते, हमको सुन के जोश आता, मगर वोट डालते वक्त वो कहां चला जाता जोश? वोट डालते वक्त वो मोहब्बत कहां चले जाती? मैं क्या कोई एक्टर हूं जो पैसे लेकर पार्लियामेंट में तकरीर करता हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक जज्बा है, एक तकलीफ है, एक कमिटमेंट है और जिंदगी भर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि रब्बे करीम ने मुझे मौका दिया एक मजलूम और इन तमाम गरीबों की खिदमत करने का। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का करम है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो अल्लाह किसी और से काम लेगा और हो सकता है कि मुझसे अच्छा काम कर सके। मगर मैं आपके सामने इन बातों को रखने का मकसद ये है कि आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन मोदी को हराना है, हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को हराना है, एडीएमके को हराना है, हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। मगर ये कौन सा पॉलिसी है कि मैं खुद हार कर दूसरे को कामयाब बनूं? कब तक आप अपने कंधों पर किसी और को उठाकर नाचते रहेंगे? कब तक आप अपने कंधों पर किसी और को उठाकर नाचेंगे? कभी अपनी खुशी में अपने भाई को कंधे पर उठाकर नाचो। एक मर्तबा एक तारीख बनाओ तमिलनाडु में, एक तारीख बनाओ मेरे भाई। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं, यहां मैं आपको, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मेरी दिल की तड़प है कि आप में से कोई उठकर लीडर बने, क्योंकि यही सरजमीन थी जहां से पूरे भारत के गरीबों को, मजलूमों को सियासी ताकत का एक पैगाम अगर किसी ने दिया तो हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, कायदे मिल्लत।
क्या कायदे मिल्लत की कुर्बानी को हम सिर्फ जबान से बोलकर खत्म कर देंगे? अरे कायदे मिल्लत की कुर्बानी को अगर याद रखना है तो पॉलिटिक्स में एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाना पड़ेगा।